हाय एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ट्रेड यूनियन एक्ट शुरू किया था, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। तो वहाँ पे हमने सेक्शन 5 तक कंप्लीट किया था, जिसमें कि बेसिकली हमने पढ़ा था कि इस एक्ट का नाम क्या है, ये कब कमेंस हुआ है, और इसके अलावा देयर आर सर्टेन डेफिनेशन जो इस एक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा वी हैव स्टडीड अबाउट रजिस्ट्रार, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार and the requisites, the prerequisites which are required to register a trade union। ठीक है, अब हम सेक्शन 6 से शुरू करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस होने चाहिए रूल्स ट्रेड यूनियन। मैंने आपको बताया था पिछले सेक्शन में कि जब आप ट्रेड यूनियन का एक एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हैं तो उस समय पे यू नीड अ रूल बुक। आपके पास एक रूल बुक होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हमारे ट्रेड यूनियन में होने वाली हैं, ये सारी रूल कंप्लाइंसेस हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। तो कौन कौन से रूल्स हैं जो कि कंपलसरी हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि होने ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक नाम होना चाहिए। आपके रूल बुक में आपके ट्रेड यूनियन का एक नाम होना चाहिए, एक प्रॉपर यूनिक नेम। ठीक है। दूसरा होना चाहिए ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आप ट्रेड यूनियन क्यों बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रेड यूनियन कोई एक ऐसे मजे वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दैट डील्स विद द राइट्स ऑफ सो मेनी वर्कर्स हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा अब ऑब्जेक्टिव में अब ऐसा थोड़ी है कि भाई साथ में लंच करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे तो हमने ट्रेड यूनियन बना लिया, सब ग्रुप में साथ में बैठेंगे, खाए पिएंगे, चाय पिएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। वी नीड टू हैव अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। हमारे पास एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अगर ये ट्रेड यूनियन बना रहे हैं तो वो किन किन प्रॉब्लम्स से डील करेगा और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नाउ थर्ड, द पर्पस ऑफ जनरल फंड्स। द पर्पस ऑफ जनरल फंड्स यानी कि जो भी फंड आप प्रोक्योर कर रहे हो तो वो किसी भी मेंबर या किसी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर, किसी भी ऑफिस वेयर के यूज़ के लिए नहीं है। ये फंड किसके लिए है? तो ये फंड उन वर्कर्स के बेनिफिट के लिए है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, समय समय पे उनकी ट्रेनिंग्स, या फिर जो अगर मान लेते कुछ मिसहैप हो गया, कुछ भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया तो उनको कंपनसेट करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये फ़ंड इस्टेब्लिश किया गया है। तो आप ये फ़ंड जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेसिफाई इट इन डिटेल कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द जनरल फंड्स, ये जनरल फंड का क्या पर्पस है। ठीक है। देन डी, मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ मेंबर्स। लिस्ट ऑफ मेंबर्स and adequate facility for inspection by office bearers। देखिए, अब क्या है कि आपको ये भी मेंशन करना है कि आप जो मेंबर्स हैं, जो सारे मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उनका लिस्ट कैसे मेंटेन करेंगे। और आपका लिस्ट इतना प्रॉपर होना चाहिए लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कि आप कोई भी इंस्पेक्शन के लिए अगर आता है या फिर जो ऑफिस बियरर्स है, क्योंकि देखिए जब तक वो छोटा है तब तक ऑफिस बियरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेड यूनियन बढ़ता जाएगा तो ऑफिस बियरर्स दे डोंट हैव दैट मच टाइम टू लुक आफ्टर एवरी स्मॉल अफेयर, है ना। तो यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर लिस्ट। ये यहाँ पे बताता है कि आपका जो रूल बुक होगा उसमें आप ये मेंशन करेंगे कि हम जो लिस्ट बनाएंगे उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ऑफिस बियरर्स की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। और जो भी ऑफिस बियरर्स हैं उनको मतलब आसानी हो, वो सारा मेंटेन करने में उनको बहुत आसान हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर। एंड ऑल्सो कौन कौन से मेंबर, तो ऑनररी और टेम्परेरी मेंबर्स। देखिए, कोई नया अगर एम्प्लॉय आता है तो वो कैसे मेंबर बन सकता है, तो आप नया मेंबर, ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड यूनियन मान ले 50 लोगों का बना है तो वही 50 लोग जिंदगी भर रह जाएंगे। देयर विल बी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एवरी टाइम, है ना। तो उस समय पे जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनका
एडमिशन कैसे होगा, मतलब हाउ कैन दे बी एबल टू एक्सेस इट, कैसे वो इनके इस ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। कुछ ऑनररी मेंबर्स होते हैं, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन वो मेंबर्स होते हैं, और कुछ हो सकता है टेम्परेरी मेंबर्स हो, कुछ समय के लिए मेंबर हो, तो उनका भी एडमिशन का क्या प्रोसेस है। किसको आप ऑनररी मेंबर्स, कोई व्यक्ति है जो मतलब जिसने बहुत अच्छा काम किया है आपके लिए, ठीक है, तो आप उनको एज अ ग्रैटिट्यूड, अगर आप या बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन आप उनको अगर इसका ट्रेड यूनियन का मेंबर बना रहे हैं तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक और सेक्शन है बेटा ई के बाद डबल ई, ठीक है, डबल ई सेक्शन है जिसमें कि कुछ सब्सक्रिप्शन फीस की बात की गई है, ठीक है, कि भाई कोई भी अगर मेंबर बन रहा है, देखो जब आप मतलब इस प्लेटफॉर्म के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर योर बेनिफिट, यू डोंट हैव टू पे और समथिंग लाइक दैट, बट कहीं पे भी अगर आप किसी चीज़ के मेंबर बनते हैं ना, एंड व्हेन यू एडहेयर टू अ सर्टेन अमाउंट आपको देना पड़ा है, तो उस समय पर क्या होता है कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, कि हाँ भैया हमने इतना हमने ऐसा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि वी विल बी वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है, एंड देयर इज अ स्मॉल सब्सक्रिप्शन फी जो कि यहाँ पे चार्ज करा जा रहा है, ठीक है। कितना चार्ज करा जा रहा है, तो दैट इज़ 1 रुपी, 1 रुपी पर एनम, ठीक है। किसके लिए भाई, रूरल वर्क, बहुत कम है, इट्स वेरी 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 लेस। बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ एकदम ज़ीरो नहीं रखना है, ठीक है, मिनिमम है, और हाँ ये मिनिमम है, नॉट लेस देन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 ही रुपीज़ रखना है, वो डिपेंड करता है ट्रेड यूनियन टू ट्रेड यूनियन कि वो कितना रखते हैं, बट 1 रुपी पर एनम रूरल वर्कर्स के लिए ऐसा रखा गया है। 3 रुपीज़ रखा गया, ये नॉट लेस देन है बेटा, मतलब कि इससे कम नहीं, 3 रुपीज़ से कम नहीं, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल हमारे आपके जैसे एकदम ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ को अडेयर नहीं करते, आप डिफरेंस आपको पता होगा ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनके लिए चार्ज किया गया है, देयर इज 3। नाउ व्हाट इज फॉर पर एनम अदर वर्कर्स, मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए है 12 INR आपको पे करना पड़ेगा फॉर अदर वर्कर्स, ठीक है। ये बेटा नॉट लेस देन है, ये ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं मैम 3 रुपये मतलब 3 ही रुपये, नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन से ट्रेड यूनियन में आप रजिस्टर कर रहे हैं, और वो ये अपने रूल बुक में मेंशन करेंगे कि भाई इतना 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 आपको मेंबरशिप फी लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आई वर्क इन द कोर्ट, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी लॉयर्स को क्या करना पड़ता है, एक आपको इनरोलमेंट कराना पड़ता है ना, आपको वेलफेयर फी भरनी पड़ती है, तो सबका अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग अमाउंट है, पर ये मिनिमम दिया हुआ है कि 1 फॉर रूरल वर्कर्स, 3 फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड 12 फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डबल ई। अब आते हैं एफ पे। एफ का क्या है कि मेंबर्स को बेनिफिट तो मिलेगा, वो भी आपको मेंशन करना है कि जो मेंबर्स हैं, अब वो भाई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं तो इनका बेनिफिट है क्या बेनिफिट है, और अगर ये कुछ मिसकंडक्ट करते हैं या कौन कौन से ऐसे एक्शन करेंगे जिसके कारण उनको फाइन भी लग सकता है या फॉर फीचर भी हो सकता है, उनका जो भी उनको टाइटल दिया गया है या फिर जो भी उनका पोजीशन है या जो उनको एसेट्स दिए गए हैं, तो उनका फॉर फीचर भी किन कंडीशन में हो सकता है, क्या बेनिफिट है और क्या फॉर फीचर का प्रोसेस है, इसको भी कौन बताएगा। तो इसको भी आपको अपने रूल बुक में, जो आपका रूल बुक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन करना पड़ेगा। सी, लॉ इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। आप तो अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि लॉ इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। जितना क्लियर आप मेंशन करेंगे उतना ज़्यादा कम क्लैशेस होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद और क्या मेंशन करना है। अब देखिए, जैसे कि आपने सबने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वेरी बेसिक। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा होगा, और जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई 2 साल लग गए, लगभग 2 साल लग गए अपने संविधान को बनने में। यानी कि कितना डेलिबरेट डिस्कशन हुआ होगा, कितना एलाबोरेटेड डिस्कस करा होगा, जितने भी हमारे जो उस समय के ऑफिस बियरर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने कितना सब कुछ करा होगा। और उसके बाद फिर उन्होंने एक मोटी सी किताब बनाई संविधान की। जब ये संविधान की किताब आई आज, तब भी आप देखो कि 104 105 अमेंडमेंट हो गए।
यानी कि कुछ तो ऐसा रहा है ना जो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। मतलब हम कितना भी डेलिबरेट डिस्कशन कर लें, कितना भी हम उसके बारे में एनालाइज कर लें, कितना भी हम लॉन्ग विजन रख लें, उसके बाद भी सिचुएशन जो है वो कुछ ना कुछ चेंज करती है, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमने पढ़ा 61 में आ गया, लेकिन फिर भी 2017 में चेंज करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे नए क्लॉजेज आए, है ना। उसी तरीके से ये जो रूल बुक है इनका, उसमें भी ऐसा तो है नहीं कि आज जिस विजन से हमने ट्रेड यूनियन शुरू किया, हो सकता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो उस समय पे हमारा विजन जो है या फिर हमारा जो रूल्स है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैनर ऑफ अमेंडमेंट, कि भाई ये अमेंडमेंट का मैनर क्या है। अगर अमेंड करना होगा तो क्या कोई अपनी मर्जी से आएगा और पूरा रूल बदल देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में तो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आपने पढ़ा है पॉलिटी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि भाई कुछ भी चेंज कर लो लेकिन ये चेंज मत करना। उसी तरीके से इन्हीं को भी ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारा मैनर ऑफ अमेंडमेंट क्या है, हम क्या चीज़ हटा सकते हैं, क्या नहीं हटा सकते हैं, और कौन ऑथोराइज्ड है इसको हटाने के लिए। दैट विल बी डिस्कस्ड बाय दिस रूल बुक। ये रूल बुक ये बताएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने दो लोगों की बात करी, एक बात करी मैंने शुरू में ही डेफिनेशन में हमने बात करी थी, एक हमने बात करी एग्जीक्यूटिव की और दूसरी बात करी ऑफिस बियरर की। तो कौन है भैया ये लोग और कैसे आ गए? क्या यूपीएससी की तरह एग्जाम देकर आए हैं? कैसे आए हैं? कैसे क्या कौन है ये एग्जीक्यूटिव? मतलब जिसका मन करेगा, जिसकी दादागिरी चलेगी वो क्या ऑफिस बियरर बन जाएगा? नहीं, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है, नॉट अपॉइंटमेंट बट इलेक्शन। दे आर इलेक्टेड एंड दे आर रिमूव्ड ऑल्सो। वो इलेक्ट होते हैं और वो रिमूव्ड भी होते हैं। तो ये जो इलेक्शन और रिमूवल का प्रोसेस है ये भी यहाँ पे डिफाइंड होगा। द प्रोसेस विल बी डिफाइंड, ठीक है। प्रोसेस जो है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई अगर कोई रिमूवल है, कोई इलेक्शन है, तो उसको हमको कैसे करना है। सी द लेक्चर माइट बी वेरी, मतलब थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट मेक श्योर कि इसके बाद आपको किसी भी प्रोविज़न में कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। इतना मैं कोशिश करूंगी, अगर आपको डाउट होता भी है तो कमेंट सेक्शन है हमारा। चलिए, अब ड्यूरेशन। अब क्या एक व्यक्ति जो, जैसे कि हमारा इलेक्शन, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं पंचवर्षीय, यानी कि 5 ईयर्स होते हैं हमारे इलेक्शन को, है ना। हर 5 साल में इलेक्शन होता है। राज्यसभा में 6 साल होता है ना, 6 साल का ऑफिस टेनर होता है। यहाँ पे कितना टेनर होगा? तो यहाँ पे होगा 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स मैक्सिमम। ये ट्रेड यूनियन टू ट्रेड यूनियन डिफर कर सकता है, कहीं पे 1 साल भी हो सकता है, कहीं पे 2 साल भी हो सकता है, 2.5 साल भी हो सकता है ना। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 ईयर्स। क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर वो ट्रेड यूनियन का हेड बन गया है या वो ऑफिस बियरर बन गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर वही रहेगा, है ना। अदर पीपल शुड ऑल्सो कम, न्यू पीपल, यंग पीपल शुड ऑल्सो कम, सो दैट दे कैन सजेस्ट देयर चेंजेस, है ना। तो उसी तरीके से इसमें क्या है कि 3 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम टेनर, ठीक है। देन व्हाट इज सेक्शन आई? सेक्शन आई क्या कहता है इसका? तो सेक्शन आई कहता है कि भाई जो अकाउंट्स है, क्योंकि भाई पैसे की बात है तो सेफ कस्टडी तो रखनी पड़ेगी, तो वी नीड टू मेंशन कि हम भाई सेफ कस्टडी कैसे रखेंगे। सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स का सेफ कस्टडी कैसे रखेंगे? देयर शुड बी अ प्रोसेस कि अगर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत वो करप्ट भी हो जाए या उसका मन इधर उधर डोल जाए तो उस समय पर भी फंड्स जो है वो इधर उधर यूज़ ना हो। एंड देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्रोसीजर कि कोई कितने भी हाई पोस्ट पे हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कंप्लीट एक्सेस हो फंड्स पे, क्योंकि फंड्स आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। नाउ सेक्शन जे। अब देखो, कभी ऐसा हुआ कि भाई आपस में नहीं बन रही या फिर कंपनी डिसॉल्व होने वाली है, ठीक है, या फिर नया ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं, उनका जो विज़न था, जो मोटो था वो सेम नहीं हो रहा है, तो देयर शुड बी अ मैनर कि भाई अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सोच के तो नहीं बनाता है कि बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर डिसॉल्व करना पड़ा तो व्हाट शुड बी द मैनर ऑफ डिसोल्यूशन, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि व्हाट इज द मैनर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दिस ट्रेड यूनियन। तो ये सब कुछ आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, ठीक है। अब सेक्शन 7 क्या कहता है? ये तो सेक्शन 6 था। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है कि रजिस्ट्रार को पावर है किस चीज़ की पावर है? पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स, पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स and to require alteration of name।
तो भाई ये जो रजिस्ट्रार साहब हैं, इनको ये पावर है कि ये क्या कर सकते हैं। पहला सेक्शन जिसका देखिएगा, पहला सेक्शन क्या कहता है, पहला सेक्शन कहता है कि रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि सारे प्रोविजंस बिल्कुल क्लियरली नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं किए गए हैं या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बुला सकते हैं कि भाई कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, है ना, कॉल फॉर फर्दर डेटा, फर्दर इंफॉर्मेशन। और जब तक आप वो इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तब तक वो आपका जो ये है रिफ्यूज़ कर देंगे रजिस्टर करने के लिए। यानी कि आपको देना पड़ेगा, आपको आपका जो डिटेल है वो देना पड़ेगा, नहीं तो रजिस्ट्रार साहब रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ द राइट कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर इतने टाइम में ला के देते हो ठीक है, नहीं तो आई विल रिफ्यूज़ टू रजिस्टर इट। सेकेंड क्या कहता है, मान लेते हैं कि मैंने कोई नाम प्रपोज किया, ठीक है, कोई ट्रेड यूनियन का नाम रखा, मान लेते हैं कि जैसे हमारा चैनल है निशुल्क IAS, अब किसी ने निशुल्क UPSC रख दिया, ठीक है, किसी ने भी, तो उस समय पे क्या होगा, तो अगर ऐसा कुछ नेम या तो सेम या फिर कोई और निशुल्क IAS आ गया, तो ऐसा कुछ अगर नेम हो कि जो बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक है, तो उस समय पे द रजिस्ट्रार कैन कॉल, जो भी कंसर्न पर्सन है उनको कॉल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया ये जो सिमिलर नेम है या फिर जो सेम नेम है, तो ये सिमिलर और सेम नेम को आपको क्या करना है, हटाना है, आप कुछ और नाम चूज़ कर लीजिए। और जब तक आप नेम चेंज नहीं करेंगे तब तक द रजिस्ट्रार कैन डिनाई, रजिस्ट्रार यहाँ भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना बेटा। हो सकता है कोई, हर व्यक्ति चाहता है फेमस नाम, मेरा भी मन करेगा मैं अपना नाम क्या, कौन सा क्या रख दूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, मतलब बीट एनीथिंग, ठीक है, तो कुछ भी मैं सिमिलर नेम कोई भी रख सकता है, सेम नेम रख सकता है, तो लोगों को ऐसे कन्फ्यूज़न होगा कि भाई ये दो ब्रांड एक साथ कैसे आ गए। तो उस कंडीशन में द रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज़, रजिस्ट्रार जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आप या तो नाम चेंज करके आइए, और अगर आप नाम चेंज नहीं कर सकते हैं तो आई वोंट रजिस्टर, ठीक है। नाउ सेक्शन 8 कहता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है, ही इज़ कन्विंस्ड कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हैं, तो उस कंडीशन में द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर, वो क्या करेंगे, आपके ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है, ही विल रजिस्टर योर ट्रेड यूनियन, रजिस्टर योर ट्रेड यूनियन, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 9 के अंडर आपको देंगे एक सर्टिफिकेट। भाई कैसे पता चलेगा आपका ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गया, कल को अगर कोई आ गया पूछने कि भाई हाँ कैसे मान लूँ, रजिस्ट्रार से जाके गवाही दिलवाओगे क्या, तो आपको वो क्या देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देंगे। दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली द प्रूफ जो कि आप रख सकते हैं अपने पास कि हाँ भाई आपका ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो चुका है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है। अब चलिए, अब ये सर्टिफिकेट देने का कोई टेनर है क्या, पूछेंगे कि भाई क्या रजिस्ट्रार साहब जरूरी है कि भाई 1 हफ्ते में आप दे दीजिए सर्टिफिकेट, 2 दिन में सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, तो ऐसा कुछ प्रोविज़न ट्रेड यूनियन एक्ट में नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट अमेंडमेंट है, यहाँ पे फिर आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जहाँ पे एक्सेप्शन वहाँ पे UPSC, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वो हमेशा आपको फंसाने का कोशिश करता है। लास्ट टाइम देयर वर 8 लाख फॉर्म, सो यू नीड टू बी आउट ऑफ दैट लीग, आपको अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। तो आते हैं स्टेट अमेंडमेंट पे, तो जो लद्दाख है UT, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सेक्शन 9 में एक चीज़ और इंसर्ट करी है अपनी तरफ से, वो कहा है 30 डेज़, यानी कि आपको सर्टिफिकेट तो देना है रजिस्ट्रार साहब, लेकिन आप अपना मन मनता समय नहीं ले सकते हैं, यू हैव टू स्टिक टू दिस लिमिट ऑफ 30 डेज़, ठीक है। और उसी तरह से एक और स्टेट है हमारा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है UT, तो वो भी क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है क्या कि आप 30 डेज़ के ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ मेंशन किया है, 30 डेज सब्जेक्ट टू द, क्योंकि भाई इनको समझ में आया कि कुछ इधर उधर लोग कर सकते हैं, तो क्या कहा उन्होंने, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्रोविजंस, यानी कि पता चला कि मेरी ही गलती है कि मैंने ही अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, मेरे 10 मेंबर थे, उसमें 5 का मैंने नाम एड्रेस बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रार साहब को हम फोर्स कर रहे हैं कि नहीं 30 डेज़ में तो आपको देना पड़ेगा, देखिए एक्ट में लिखा है, फिर हम कोर्ट में जाएंगे कि भाई देखिए ये तो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे J&K ने कहा कि भाई 30 डेज़ में आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा, यू हैव टू फुलफिल द कंडीशंस विद इन 30 डेज़,
पर कब? जब आपके प्रोविज़न जो हैं वो पूरे फुलफिल हो, मतलब यू हैव टू बी वेरी श्योर कि हाँ भाई मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, तब रजिस्ट्रार इज कंप्लाइड कि हाँ भाई हमको भी आप 30 डेज में आपको देना है। ठीक है, चलिए सेक्शन 10। अब क्या ये ब्रह्मा की लकीर हो गई कि भाई अब एक बार दे दिया आपने तो आप बिल्कुल अब ले ही नहीं सकते रजिस्ट्रेशन? ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। कब हो सकता है आइए देखते हैं। देखिए जो रजिस्ट्रार हैं वो या तो सर्टिफिकेट को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैंसिल कर सकते हैं। किस सिचुएशन में? अब ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही कर देंगे, नहीं भाई। तो अगर जिस मैनर में वेरिफिकेशन होना चाहिए उस मैनर में वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं हुआ है, मे बी किसी भी पर्सन व्यक्ति विशेष की गलती से ऐसा हो सकता है कि जिस मैनर में वेरीफाई होना चाहिए था उस मैनर में तो वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आपका जो ये है आपको नोटिस दिया जाएगा। मतलब इतना भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर यहाँ पे लिखा है कि फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है वो चेक करेंगे कि भाई सही है कि नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है। पर अगर उस मैनर में वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो उस समय पे क्या करेंगे? ये सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देंगे। और दूसरा क्या है, अगर उनको ज़रा भी पता चलता है कि आपने कोई फ्रॉड किया है, यानी कि जो 10 मेंबर आप लेके गए थे उसमें से 2 मेंबर तो इस ऑर्गेनाइजेशन के ही नहीं है, या फिर जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हैं उनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो अगर फ्रॉड से, या फिर हो सकता है कि 2 फॉर्म आए थे गलती से इसके जगह इसमें साइन हो गया, बाद में उनको पता चला, तो या तो फ्रॉड या तो मिस्टेक से अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो उस कंडीशन में भी द रजिस्ट्रार कैन विड्रॉ और कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन। ठीक है, चलिए और एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि ये जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आधे मेंबर चले जाते हैं और आप उनको ये चीज़ कम्युनिकेट कर देते हैं तो वेल एंड गुड, आप मतलब आपस की आपकी सहमति है। पर अगर लगता है कि ये जो मेंबर हैं दे सीज टू बी मेंबर्स, अब ये उस ऑर्गेनाइजेशन के या फिर वॉलंटरली छोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी नोटिस देंगे। नोटिस देंगे कैसे? 12 मंथ्स, सॉरी नॉट लेस देन 2 मंथ्स, कम से कम 2 महीने का नोटिस देंगे। 12 मंथ्स याद आ रहा है मुझे, तो 2 महीने का नोटिस देंगे। अगर 2 महीने में आपका कुछ प्रॉपर रिप्लाई आ जाता है या फिर आप एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल। यानी कि देर आर 3 conditions for cancellation of registration. First is if the verification is not proper. Second is by either you have got your registration via fraud or mistake, and third is that the members cease to be a member now. और ये चीज़ के लिए वो रजिस्ट्रार डायरेक्टली नहीं जा सकते बल्कि 2 महीने का उनको नोटिस देना पड़ेगा। अगर फिर भी सब कुछ गड़बड़ चली तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लॉ। लॉ की एक ब्यूटी है बेटा कि ये किसी को भी इतना अथाह पावर नहीं दे देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यू आर द सर्वे सर्वा। तो लॉ कभी भी किसी को भी इस पोजीशन पे, हमारा संविधान है वो हमारे जो मतलब जो एकदम एपेक्स अथॉरिटी है उनको भी इतना पावर नहीं देता है कि वो सब कुछ कर सकते। देयर इज ऑलवेज अ चेक एंड बैलेंस, राइट। तो उसी तरीके से हमारा ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ये भी रजिस्ट्रार साहब को पूरा पावर नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ही इज द सर्वे सर्वा, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, ऐसा नहीं है। देयर इज ऑलवेज एन अपील। हमेशा अगर हमें लगता है कि द रजिस्ट्रार इज बायस्ड इन एनी वे तो वी कैन गो फॉर एन अपील। अब अपील कहाँ करना है, चलिए तो अपील पहले तो जानते कर कौन सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, ये इनके रिफ्यूज़ल रजिस्ट्रार साहब के, ये जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो अगर रिफ्यूज़ल है उनका, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि भाई हम नहीं देंगे, या फिर वो कैंसिल कर रहे हैं, या फिर वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं कहाँ भाई, आप जा सकते हैं अपील करने के लिए। ठीक है, कहाँ जा सकते हैं भाई, तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने प्रेसिडेंसी टाउन में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्रेसिडेंसी टाउन में कहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं कहाँ, हाई कोर्ट, यानी कि आपका जो भी हाई कोर्ट है। मैं पटना में रहती हूँ, मेरा हाई कोर्ट पटना है, जहाँ पे भी आप रहते हैं तो वहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट हे डबल ए तो हमने कवर ही नहीं किया। चलिए डबल ए, अब ये जो मैंने बोला प्रेसिडेंसी टाउन, ये कहाँ जाना है आपको, तो जिस एरिया में आपका ऑफिस है, आपका जो एरिया है वहाँ पे जो भी लेबर कोर्ट होगा,
जिस एरिया में आप रहते हैं, हर एक टाउन में, प्रेसिडेंसी में एक लेबर कोर्ट होता है, तो जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का जो लेबर कोर्ट होगा या फिर वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होगा, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, यहाँ पे आप जा करके अपने ग्रीवांसेस को बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, पर इस जिस एरिया में आप हैं वहाँ के लेबर कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल कोर्ट में। ठीक है, चलिए सेकंड। अब ये भी ध्यान रखा है लॉ ने कि अगर लेबर कोर्ट नहीं हुआ तो, जबकि ऐसा जनरली होता नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल है लेबर कोर्ट, पर अगर नहीं हुआ तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ऐसे कोर्ट में एनी कोर्ट, ये सेक्शन बी बताता है, एनी कोर्ट नॉट लेस देन एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ अ सिविल कोर्ट। ठीक है, या तो एडिशनल या तो असिस्टेंट जज होने चाहिए सिविल कोर्ट के, उनके कोर्ट में हम जा सकते हैं इस प्रॉब्लम से कि भाई ये जो रजिस्ट्रार साहब हैं ये या तो हमारा क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या तो कैंसिल कर रहे हैं, या तो विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ऑर्डर देगी रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार शैल कंप्लाई विद द ऑर्डर, रजिस्ट्रार शैल कंप्लाई विथ द रजिस्ट्रार शैल कंप्लाई विद द ऑर्डर। रजिस्ट्रार जो है वो अपने ऑर्डर से कंप्लाई करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए आते हैं इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया रजिस्ट्रार वाला। सेकंड आते हैं, यानी कि हमारा सेक्शन 11 का पार्ट 1 था, 1 का ए बी पढ़ा हमने, अब है 11 का सेकंड। 11 का सेकंड क्या कह रहा है भाई कि कोर्ट, अब आप गए कोर्ट के पास, ठीक है, कोर्ट क्या कर सकती है? दो चीज़ें कर सकती है, या तो आपका अपील डिसमिस करेगी कि भाई आपके अपील में दम नहीं है, या तो फिर वो रजिस्ट्रार को क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी। ठीक है, रजिस्ट्रार को क्या करेगी भाई? डायरेक्ट करेगी कि जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप जल्दी से जल्दी सुलझाइए। एक टाइम लिमिट देगी, एक टाइम फ्रेम देगी, और उसको कहेगी कि आप इसको जल्दी से सुलझाइए, और सुलझाने के बाद आप इनका सर्टिफिकेट इशू करिए। तो या तो डिसमिस होगा या तो आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रार इज़ नॉट द ओनली पावर। ये चीज़ मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रजिस्ट्रार जो है वो सिर्फ इकलौता पावर नहीं है कि भाई आप वो नहीं तो फिर आपका ट्रेड यूनियन, अगर आप सही हैं तो यू कैन अपील टू द हायर कोर्ट्स। ठीक है, चलिए अब है इसका 11 का सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है भाई कि प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा? देखिए अब यहाँ पे भी मैं फिर आपको बता रही हूँ द ब्यूटी ऑफ द लॉ। लॉ कहता है कि कोई भी, इवन द जजेस जो कि आपका अपील सुन रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी से काम कर सकते हैं। वो भी किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? CPC के अकॉर्डिंग काम करेंगे। CPC 1908, जिनको नहीं पता है, दिस इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सारा जो प्रोसीजर है वो मेंशन किया हुआ है कि भाई आपको कैसे, जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जैसे सूट को ट्राई किया जाता है ना, ठीक है, उसी तरीके से इसको भी ट्राई किया जाएगा। द सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। ठीक है, अब 11(4) क्या कहता है? और हाँ, एक चीज़ और, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ये कोर्ट है ये सिर्फ सर्टिफिकेट इशू अलाउ कर सकती है। देखिए CPC जो है उसके अकॉर्डिंग सूट में आप क्या और दे सकते हैं? आप कॉस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं, इतने सारे कोर्ट में जा रहे हैं, लेबर कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, तो पैसे भी तो खर्च होंगे, वो पैसा कौन भरेगा? तो जाहिर सी बात है कि ये जो कॉस्ट है, अगर वो समझती है कि भाई जो रजिस्ट्रार है या उनका जो ऑफिस है उसकी गलती है, तो दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कॉस्ट। ठीक है, चलिए आते हैं 11(4) में। ठीक है, अब अगर आपका जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू हैव द राइट ऑफ टू गो टू लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, एडिशनल या असिस्टेंट जज ऑफ अ सिविल कोर्ट। अगर वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सीधे हाई कोर्ट पहुँच जाना है। ठीक है, हाई कोर्ट आप कब जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाई कोर्ट कब जा सकते हैं आप। चलिए, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, यू कैन गो टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, है ना, जब आपका कोई रिट ज्यूरिसडिक्शन हो तब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर इस केस में आप पहले लोअर कोर्ट जाएंगे, उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 है दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। भाई रजिस्टर्ड ऑफिस इतना क्यों भाई, इतना एक ऑफिस का जो एड्रेस है उस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो जितना भी कम्युनिकेशन है, ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस, जितने भी नोटिसेस हैं आपसे ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, सब कुछ कहाँ जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जैसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस में चला गया तो मतलब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब पता चला आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं वहाँ,
तो फिर उस कंडीशन में किसकी गलती होगी? दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट्स, है ना, कि आप सामने वाला कहेगा हमने भेज दिया, आप कहेंगे हमको मिला ही नहीं। तो उस कंडीशन में इसीलिए रजिस्टर ऑफिस जो है वो होना ज़रूरी, इसलिए इसका एक सेपरेट सेक्शन बनाया गया है कि जितने भी कम्युनिकेशंस हैं और जितने भी नोटिसेज हैं वो कहाँ जाएंगे? आपके रजिस्टर ऑफिस में जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं, हो सकता है ना कि हम कुछ चेंज करा रहे हो अपना रजिस्टर ऑफिस, तो अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं तो चेंज होने के 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज आप कम्युनिकेट करेंगे रजिस्ट्रार को कि भाई हमने क्या किया है कि अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर दिया है, वो भी राइटिंग में। यहाँ सब कुछ राइटिंग में चलता है बेटा, लॉ इज़ नॉट अबाउट ओरल वर्डिंग्स, राइट, सब कुछ राइटिंग में चलता है। तो आप रजिस्ट्रार को ये राइटिंग में बोलेंगे कि भाई हमने अपना ऑफिस चेंज कर दिया है, कृपया आप अपना जो डेटाबेस है उसको भी चेंज कर दीजिए और हमारा अब से जितना भी डॉक्यूमेंट आएगा वो आप हमारे रजिस्टर ऑफिस में भेजिएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन 13, देखिए ये जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है बेटा, ठीक है। होता है ना, आपने कॉर्पोरेट्स के बारे में पढ़ा होगा कि इंडिविजुअल एंटिटी होता है, इट कैन स्यू और कैन बी स्यूड। उसी तरह से ये जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है ये भी एक इंडिविजुअल एंटिटी है और ये प्रॉपर्टी भी अपने पास रख सकती है, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि देयर आर सर्टेन लिमिट्स, ये अपने एसेट्स को रख सकती है, दोनों हो सकती हैं, ये मूवेबल भी हो सकती हैं और इमूवेबल भी हो सकती हैं। और ये क्या हो सकती हैं? इनको स्यू भी किया जा सकता है, क्या ये स्यू भी दूसरे को भी स्यू कर सकती हैं और इनको भी स्यू किया जा सकता है बाय द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी के नेम से इनको स्यू किया जा सकता है, यानी कि इन पे कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, ठीक है। और द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कंपनी क्या है? एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इसको ध्यान में रखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए 14, अब देखिए कोई भी एक ग्रुप जब हम बनाते हैं ना बेटा, तो उसमें क्या है कि हम बहुत सारी जगह पे रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सोसाइटी बना सकते हैं, हम कोऑपरेटिव बना सकते हैं ना, लेकिन ट्रेड यूनियन के लिए एक अलग एक्ट है। मतलब ट्रेड यूनियन के फंक्शंस और ट्रेड यूनियन का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इन लोग से अलग है। तो अगर आप पहले तो आप दिमाग में सोच लीजिए कि आप बना क्या रहे हैं, ठीक है। आप कोऑपरेटिव बना रहे हैं, कि आप सोसाइटी बना रहे हैं, कि आप कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हमको ट्रेड यूनियन बनाना है, तो आप कहाँ नहीं जा सकते हैं? तो आप द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं जा सकते हैं। यू कैनॉट गो टू सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट सेइंग कि हम यहाँ पे अपना लॉ बनाएं, अपना एक्ट को रजिस्टर कराएंगे, नहीं, तब फिर आप ट्रेड यूनियन नहीं कहलाएंगे, आप सोसाइटी कहलाएंगे। आप कहाँ नहीं जा सकते हैं? आप द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर में नहीं जा सकते हैं, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर में भी नहीं जा सकते, नहीं तो फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएंगे, ठीक है। उनके रूल रेगुलेशन अलग हैं। आप कंपनीज एक्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कंपनीज आर ऑल अबाउट बेनिफिट्स, है ना, आपको पता है, मतलब नहीं भी पता है, यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है, सब सिर्फ मैं आपको एक नॉर्मल सा बता रही हूँ कि कंपनीज एक्ट में भी आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? कंपनी भी एक सेपरेट एंटिटी है, लगभग बहुत सारी चीज़ें ट्रेड यूनियन के जैसी ही हैं, फिर भी आप कंपनी एक्ट में नहीं जा सकते क्योंकि उनका जो अलग कंप्लायंस है। अगर आप जाते हैं तो फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेड यूनियन नहीं कहलाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर 2 खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वील स्टार्ट विथ चैप्टर 3, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। देखिए, अब ट्रेड यूनियन है तो उनका कुछ राइट्स है जो कि वो वर्कर्स के भले के लिए काम करेंगी, और कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तभी तो उनको इतने सारे राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इट इन द अपकमिंग लेक्चर, दैट इज चैप्टर 3। मीनवाइल, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए, ये जो वीडियो सीरीज़ आ रही है ये आपके और आप जैसे बच्चों के बेनिफिट के लिए है, जिनको ईजिली ये लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए प्रॉपर फैकल्टी नहीं मिल पा रही है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। जैसे मैं हेल्प कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी ऐसा मत रखिएगा कि नहीं मैं पढ़ लेता हूँ, अपने दोस्त को नहीं बताऊँगा। See, this is a very open competition, तो you can help your friends by sharing this channel more and more। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और आप इस एग्ज़ाम के और ज़्यादा करीब पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ चैप्टर 3। टिल देन, बाय बाय।